तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आपके पास में आता है, उस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से आप किस तरीके से पता लगाएं कि साहब कौन सा वाइब्रेशनल, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल या बेंडिंग वाइब्रेशन किस पर्टिकुलर वेव नंबर पर वो एब्जॉर्प्शन बैंड आ रहा है। ठीक है ना। तो एक मोटा मोटा आइडिया हम लोगों ने कल लिया कि साहब ये एक टेबल है और इस टेबल में कुछ हमारे जो कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स का लिखा हुआ है कि साहब कौन सा कंपाउंड का कौन सा बॉन्ड किस तरह के वाइब्रेशन में, किस तरह की फ्रीक्वेंसी पर वो एब्जॉर्प्शन आईआर रेडिएशंस को करता है। और ये सारी की सारी बातें कुछ हमने यहाँ पे कल के जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ी थी। तो मेरा कहना ये है कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इसको थोड़ा सा याद करना है, इनके नाम याद करने हैं और इनके पते याद करने हैं। ठीक है ना। तो वो काम आप अगर कर लेते हो तो जो आने वाला जो चीजें हम यहाँ कल से डिस्कस कर रहे हैं कि हमने ये इंडिविजुअल कुछ ग्राफ्स लेकर के देखे हुए हैं और इनसे हम प्रैक्टिस करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो हम तब कर सकते हैं जब हमको वो जो टेबल है, वो जो कोरिलेशन टेबल है, ये कोरिलेशन टेबल जब हमको याद होंगी तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिला हुआ है इसमें ये पीक्स कहाँ कहाँ जो आ रही हैं वो किस किस वाइब्रेशन की वजह से होंगी। वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो सकता है, वो बेंडिंग वाइब्रेशन हो सकता है। ठीक है। तो कल हमने एल्केन्स और एल्कीन्स जो हैं उनके जो स्पेक्ट्रम है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा कि एल्काइंस जो हैं वो किस तरह से आपको ये जो आईआर स्पेक्ट्रम है वो देती हैं और आपका कहाँ कहाँ जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो हमें मिलता है। तो देखो, अगर आप एल्कीन को लिखो तो ये हमारे पास में एक सिंपलर एल्कीन लिखी हुई है जिसमें एक ये CH, ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ये हमारे पास में एक लॉन्ग चेन प्रेजेंट है। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम यहाँ पर CH स्ट्रेचिंग देखें। तो ये हमारी जो CH स्ट्रेचिंग आती है जो एल्काइन ग्रुप के लिए है, क्योंकि CH स्ट्रेचिंग मैंने आपको बताया था कल भी, तो वो किसके लिए हो सकती है, वो एल्केन में भी हो सकती है, वो एल्कीन में भी हो सकती है और वो एल्काइन में भी हो सकती है। तो सबके लिए अलग अलग है। इसीलिए हम यहाँ पर जो बात करेंगे CH स्ट्रेचिंग, वो किसके लिए बात करेंगे कि कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसकी स्ट्रेचिंग। तो ये स्ट्रेचिंग कुछ आपको मिलती है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर। तो ये पीक आपको देख रहे हो ये 3200 है और कुछ इस तरफ वो करते हो तो ये यहाँ पर ये करीब करीब 3300 के आसपास आपको ये एक पीक मिलता है, जो कि आपको बता देता है कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन का जो CH स्ट्रेचिंग है उसकी पीक है। ऐसे ही दूसरी पीक यहाँ पर और हो सकती है जो कैसी होगी, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की क्यों होगी, क्यों? क्योंकि देखो, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा ये अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये तो sp कार्बन से है, ये भी sp कार्बन है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं। लेकिन ये जो sp3 है ये जो CH3 है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है और यहाँ पे भी तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हुए है। तो ये जो CH बॉन्ड होगा इसकी जो वाइब्रेशन होगी जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले की है वो कहाँ पे मिलती है, वो आपको मिलती है तकरीबन करीब 2150 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। तो ये जो 2150 सेंटीमीटर पर कुछ हमें यहाँ पर नजर आ रही है कि ये 3200 है, ये 2800 है। ठीक है ना। और यहाँ पर जाकर के कुछ क्या हो जाता है, ये सॉरी ये वाली है ना, ये वाली जो कुछ रीजन है जो हमें करीब करीब 2150 उस पर मिलती है। ठीक है ना। और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो एक मिनट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये तो अलग है। ये जो मैं बता रहा था आपको कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो ये है इसकी जो स्ट्रेचिंग है वो मिलती है 2150 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ठीक है ना। और जो हमारे पास में CH का जो
sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो स्ट्रेचिंग मिलेगी वो करीब करीब यहाँ पे 3000 के आसपास मिलेगी, 2900 3000 के आसपास पर मिलती है स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो इस तरह से, और ये जो CH बेंडिंग मिलती है ये तो स्ट्रेचिंग वाली वाइब्रेशंस है, और ये हमारे पास में है बेंडिंग वाली वाइब्रेशन जो हमें तकरीबन 600 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास मिलती है। ठीक है, सो कुल मिलाकर के जो हमारा ये क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले जो एल्काइंस हैं वो हमने यहां पर देखे। अगर इसको आप एक दूसरे ग्राफ से कंपेयर करो तो इस दूसरे ग्राफ में जो यहाँ ये देखो, ये वाला हमारे पास में एक एल्काइन प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि साहब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग है वो यहाँ पर गायब है। ये जो 2150 पर जो आ रही थी वो यहाँ पर गायब है। ठीक है ना, और बाकी की जितनी भी स्ट्रेचिंग्स हैं वो हमें एज इट इज मिल रही हैं। सो अगला जो हमारा कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये आप देख भी रहे होंगे कि हमारे पास में ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में जो अलग अलग पोजीशंस पर जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं उनकी वजह से थोड़ा थोड़ा स्पेक्ट्रम में चेंज आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है हमें। तो पहले इस वाले स्ट्रेचिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो ये स्ट्रेचिंग कौन से वाला है, ये स्ट्रेचिंग है जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो CH स्ट्रेचिंग है जो sp2 वाला है। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये सारे के सारे कौन से हैं, sp2 कार्बन है, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिड है ना। ये कार्बन मानो, इसको कहीं बाद में ऑक्सीजन मान लो, ठीक है ना, मतलब ये कार्बन है, ठीक, और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन हाइड्रोजन की जो स्ट्रेचिंग है sp2ch स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेचिंग आपको करीब 3000, जैसे मैंने कल भी बताया था कि एलिफेटिक का जो स्ट्रेचिंग होता है CH स्ट्रेचिंग sp2 का और sp2 का CH स्ट्रेचिंग, या आप इसको ऐसे लिखो CH स्ट्रेचिंग, और दूसरा आपका sp2 का ही CH स्ट्रेचिंग। लेकिन ये वाला जो sp2 है ये है एरोमेटिक का, एरोमेटिक, और ये क्या है, ये लीनियर चेन वाले जो सीधी श्रृंखला वाले जो हैं एल्कीन्स उनका, ठीक है ना। तो ये मानो कि एरोमेटिक्स का है, एरोमेटिक्स यहाँ पे बेंजीन बना देता हूं, और ये क्या है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये एल्कीन जो है उसका है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, जो बैंड है, वो आपको 3000 से ज्यादा, 3000 से ज्यादा वेव नंबर पर मिलता है, और जबकि ये मिलता है 3000 से कम पर। ठीक है, ये वैल्यू होती है 3000 से कम, और ये वैल्यू इसकी जो आती है वो 3000 से थोड़ी सी ज्यादा आती है। तो यहां पर आपको पता है क्योंकि ये एरोमेटिक का है, तो ये जो CH स्ट्रेचिंग sp का जो आएगा, ये स्ट्रेचिंग आपको कहां मिलेगा, ये करीब करीब आपको 3000 से ज्यादा मिलेगा। तो ये वैल्यू आपकी 2800, ये आपकी 3200, और ये वैल्यू आपकी 3000, और ये 3000 से थोड़ा सा ज्यादा हमें मिल जाता है। ठीक है, तो 3050 मिल सकता है, 3010 मिल सकता है, 3020 मिल सकता है। ठीक है, तो 3000 से 3100 के बीच में कहीं ये वैल्यू रहती है। दूसरी जो स्ट्रेचिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी, ये तो है, सॉरी, वाइब्रेशन देखने को मिलेगी, ये तो है स्ट्रेचिंग वाली स्ट्रेचिंग। एक आपको देखने को मिलेगी, ये sp2 है, ये sp3, और sp3 वाली आपको कहां मिलती है, 2800 से 2900 के बीच में। ठीक है ना, तो ये आपको 2900 के आसपास, ये देखो ये 2900 के आसपास आपको यहाँ पे मिल रही है। और एक ये जो CH स्ट्रेचिंग है, एक आपको CH मिलती है बेंडिंग, जो आउट ऑफ द प्लेन होती है। ये OPP जहां पे भी लिखा हुआ है, इस OPP का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेन, प्लेन से बाहर, क्योंकि ये बेंडिंग वाला है, ये हमारा जो प्लेन है, और इस प्लेन से बाहर की तरफ, इस आप जो स्क्रीन देख रहे हो, इस स्क्रीन से आपकी तरफ अगर कोई चीज होती है तो वो आउट ऑफ द प्लेन हो गई, उस तल से बाहर की तरफ आ गई, 3 डायमेंशनल उसमें। तो
उसकी वजह से जो ये जो वाइब्रेशन हो रही है वो आपको यहाँ पे एक मिलता है ये 700 से 800 के बीच में कहीं ये वाला, ठीक है ना, ये 700 से 800 के बीच में कहीं पर एक ये स्पेक्ट्रम मिलता है। और जो एरोमेटिक कार्बन कार्बन का जो स्ट्रेचिंग हमें मिलता है, ये कार्बन कार्बन का स्ट्रेचिंग, वो हमें 1600 और एक 1475 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम ये एरोमेटिक सब्सटेंसेस जो हैं उनका ये स्पेक्ट्रम हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, केवल एक ही CH3 जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर यहां पर एक और सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दें, जैसे हमने यहाँ पे ये 2 पोजीशन पर हो गए, ऑर्थो पोजीशन पर CH2 CH3 CH2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट का ये जो पोर्शन है, बाकी चीजें तो सब उसी जगह पे मिलेंगी। आप इन दोनों ग्राफ्स में देखो, सारी चीजें सेम उसी जगह पे मिल रही हैं, लेकिन ये जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है और ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, इसके जो ओवरटोन्स हैं ये थोड़े से छोटे हो जाते हैं। और जब हम मेटा सब्स्टिट्यूट में जाते हैं तो थोड़े से ये बड़े हो जाएंगे, पैरा में जाएंगे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा और एक ये थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन ये मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि इन छोटे छोटे बैंड्स को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो बड़े बड़े जो बैंड्स आपको ये जो मिल रहे हैं, ये बैंड्स आपके कहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप बाकी के जितने भी एरोमेटिक वाले जितने भी ये ग्राफ आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें लगभग सब में एक जैसा जो बिगेस्ट पीक है वो आपको यहां पे नजर आएगी, ठीक है, इस तरह से। तो इन जो क्या कहते हैं, ये जो स्पेक्ट्रम है, एक्चुअली अब इसमें इतनी बारीकियां हैं कि अभी फिलहाल क्योंकि आप लोग इसको सीख रहे हो, तो उतना ज्यादा मैं कल से भी इसीलिए कह रहा हूं कि इनको इतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये जो बड़ी बड़ी जो बैंड्स हैं इनको समझो पहले। ये जो हमने कल ये देखा है, कहाँ गया, ये जो हमारा टेबल जो देखा है, इसको सबसे पहले लर्न करने की कोशिश करो, क्योंकि ये अगर एक बार आपको थोड़ा सा समझ में आ गई, तो चाहे हम उसके बाद में चाहे किसी का भी एग्जाम्पल ले लें, ये मैं जो इतनी भी वैल्यूज बता रहा हूँ ये वहीं से बता रहा हूँ, जो भी वैल्यूज आ रही हैं सब वहीं से आ रही हैं। अब जो बाकी की जो छोटी छोटी है इनका इंटरप्रिटेशन अलग होता है, लेकिन पहले आप इनको समझ जाओगे, सीख जाओगे, और आपकी इस क्लास में सिर्फ इतना ही है। हालांकि इतना भी नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उतना भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये थोड़ी सी जो ग्राफ, ये जो IR के जो स्पेक्ट्रम्स आ रहे हैं, ये स्पेक्ट्रम्स आपको मालूम होने चाहिए कि कैसे दिखते हैं। आपके यहाँ सिर्फ क्या हुआ है कि सिर्फ ये वैल्यूज बता करके और उसके बाद में छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। वहां पर एप्लीकेशंस वाला पार्ट नहीं है। ये एप्लीकेशन वाला पार्ट मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं कि ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है और उन ग्राफ्स को आप किस तरीके से समझो, क्योंकि ये ग्राफ काफी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आता है, इतना ज्यादा इसमें ये पीक्स आपको दिख रही हैं, इतने सारे बैंड्स आपको दिख रहे हैं, और ये मैंने आपको बताया भी था कि क्यों दिखते हैं इतने ज्यादा, ठीक है ना। जब मैंने आपको एनर्जी लेवल्स पढ़ाए थे और वहां पे बताया था कि कब आपको ओवरटोन्स मिलेंगे, कब आपको जो हमारे एब्जॉर्प्शंस हैं वो मिलेंगे, सिंपल। खैर, तो मैं फिर वापस वही कहूंगा कि वो जो कोरिलेशन टेबल है, उस कोरिलेशन टेबल को आप लोग पढ़ो, और ये जो ग्राफ मैं आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये ग्राफ किसी ना किसी तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखो और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करो, या कोई किताब आपके पास में है तो उन किताबों से इन ग्राफ्स को देखो कि ये ग्राफ में ये वाला जो पीक आया है वो किस वजह से आया है, ये वाला जो पीक आया है वो किस वजह से आया है। ओके, तो मैं थोड़ा सा अब आपको अगले वाले ग्राफ पर या अगले वाले एक हमारी जो कैटेगरी है उस पर लेके चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्कोहल्स। और एल्कोहल्स में एक खासियत होती है कि 3300 से 3400 के बीच में, ये आप देखो ये वैल्यू जो है वो 3300 से 3400 के बीच में आपको एक ब्रॉड बैंड मिलेगा। जितने भी ग्राफ आपने यहाँ पर ऊपर देखे या पहले देखे, इन सभी ग्राफ की एक खासियत थी कि इनकी जो पॉइंट है, ये नीचे जो पीक आ रही है, ये पीक जो है वो नुकीली है सभी की, चाहे आप किसी भी ग्राफ को देखो, है ना। समझ गए होंगे कि आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि यहाँ पे जितनी भी ये वैल्यू जो आ रही है वो सारी पीक्स जो है वो शार्प पीक्स हैं,
लेकिन जब हम यहाँ पर OH या अल्कोहल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर किसी कंपाउंड में अल्कोहल प्रेजेंट है तो आपको 3300 से 3400 के बीच में एक ब्रॉड बैंड इस तरह का मिलता है, ब्रॉड, जिसकी जो पीक है वो नुकीली नहीं होती। तो आप तुरंत समझ जाना कि वो जो कंपाउंड है वो कैसा है, वो अल्कोहल, कोई ना कोई अल्कोहल वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये पीक आपको मिलेगी यहाँ 3300 से 3400 के बीच में, और इसको हम बोलते हैं OH स्ट्रेचिंग वाला जो पीक है वो, ठीक है। अच्छा, एक इसमें वही बात की, अगर हमने ये लिखा हुआ है कंपाउंड, तो इसमें क्या होगा, इसमें CH sp3 वाली पीक्स भी होंगी, जो CH हमारे पास में है, ये CH हमारे पास में है, ये CH जिसका कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो सेम वही CH sp3 की जो स्ट्रेचिंग है वो आपको, जैसे हमने पिछले कंपाउंड्स में आपने पढ़ी है, वो ही सेम जगह जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो करीब 2800-2900 के बीच में होती है। तो आप ये इन ग्राफ्स को जब बार बार पढ़ोगे तो आपको तभी भी ये पीक्स याद हो जाएंगी। आप देखोगे अच्छा उसमें भी तो CH sp3 की स्ट्रेचिंग पीक थी, उसमें भी तो sp2 CH स्ट्रेचिंग पीक थी, वो कहाँ थी, ये कहाँ पर है। तो एक आइडिया आप लोगों को वहां पर लग जाएगा और आपको वो याद भी हो जाएगा। इसी वजह से आपने पढ़ा था जब हमने एल्केन्स पढ़ी थी कि CH2 और CH3 का जो बैंडिंग जो पीक्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस की थी, जो हमने कहा था कि ये 1520 के करीब ये आती है, और CH3 जो बैंडिंग की जो पीक है वो यहाँ पर ये 1400 के आसपास आती है, 1350 से 1400 के बीच में आती है, ठीक है ना। तो वो है। अच्छा, अल्कोहल है तो आपको पता है कि OH तो है ही, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये जो CO वाली जो स्ट्रेचिंग है ये भी आपको देखने को मिलेगी तकरीबन 1260 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स पर। और अगर ये लंबी चेन है तो लंबी चेन का एक ये आपको यहाँ पर एक 720 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक पीक हमें दिखाई देती है। और ये जितनी ज्यादा बड़ी चेन होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीक हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कि अगर आप इसको यहाँ पर देखो तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि लॉन्ग चेन यहाँ पर, तो यहाँ 8 कार्बन थे, ये 10 कार्बन की चेन है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो ये जो वैल्यू है ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी, क्लियर। तो ये आपको एक मिलता है किसकी वजह से, जो लॉन्ग चेन बैंड है उसकी वजह से। एक अल्कोहल, ये तो हमारा टर्मिनल अल्कोहल था, ये आप एक देखो सेकेंडरी अल्कोहल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि 2 डिग्री कार्बन पर 2 डिग्री कार्बन पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम वही, ये 3300 से 3400 एंगस्ट्रॉम के बीच में आपको एक ये ब्रॉड बैंड आपको मिल रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा लोगे कि हाँ। और ये 2800-2900 के बीच में एक पीक मिलेगा आपको, जो sp3-CH स्ट्रेचिंग की वजह से होता है। और ये जो CH2 और CH3 बैंडिंग का जो पीक है वो आपको मिल जाएगा। और ये आपको जो है 1100-1200 के आसपास एक ये पीक मिलता है, जो CO स्ट्रेचिंग का होता है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो हमें इसमें भी देखने को मिल रहा है और इसमें भी देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर ये टर्मिनल, टर्मिनल मतलब जो OH है वो 1 डिग्री कार्बन पर है। ये जो OH है ये किस कार्बन पर है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। जबकि अगर आप इसको देखोगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है ना, 2 डिग्री का कार्बन है। तो इस वजह से जो आसपास के जो एनवायरमेंट है इस OH का, उसकी वजह से ये जो CO स्ट्रेचिंग है उसमें यहाँ पर और इस तरफ कुछ पीक्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जबकि इसमें आपको देखने को नहीं मिल रहे थे। यहाँ पे ये जो स्ट्रेचिंग आई थी CO की, इसके आसपास जो बैंड्स थे वो नहीं थे, जबकि इसमें वो आसपास बैंड दिख रहे हैं। तो इसकी वजह आप समझ गए होंगे। और इसी तरह से अगर हम इसको एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी वही सेम OH स्ट्रेचिंग का जो हाइड्रोजन बॉन्ड जहां पर भी बनता है उसका जो पीक आता है वो 3300 से 3400 के बीच में ही आपको ये ब्रॉड बैंड दिखाई देगा। और 2800-2900 के बीच में एक ये जो CH3 स्ट्रेचिंग का, CH3 स्ट्रेचिंग इसमें मिलेगी CH3 में, है ना, तो sp3-CH स्ट्रेचिंग। और इस तरह से आप यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर एरोमेटिक है, ठीक है ना, तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एक स्ट्रेचिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना, 1520 के आसपास।
और ये जो सीओ स्ट्रेचिंग है ये 1100-1200 के आसपास मिलती है देखने को, सीओ स्ट्रेचिंग जो हमें यहाँ पे भी देखने को मिली, यहाँ पे भी देखने को मिली, ठीक है ना। और बाकी ये पैरा पोजीशन पर है, तो पैरा पोजीशन पर तो इसका एक पीक आपको यहाँ पर करीब करीब 800 के आसपास दिखाई देता है, लेकिन इसको थोड़ा सा अभी ध्यान मत दो, आप अभी केवल उन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स के और जो स्ट्रेचिंग है उन पर ही सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो। इसी तरह से एक और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो ईथर्स होते हैं, ये अब ये जो ईथर है इसको अगर आप देखो तो ईथर के अंदर जो मेन चीज होती है वो क्या होती है, जैसे हमने वहां पे बात की थी कि जैसे इस ईथर को देखें तो ये सिंपल ईथर है, और यहाँ ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये जो CH स्ट्रेचिंग आपको 1300 से 1000 के बीच में मिलती है। तो आप यहाँ पर देखो ये जो CH स्ट्रेचिंग आ रही है ये 1000 से 1300 के बीच में एक पीक आपको आएगा। वो डिपेंड करता है इसका एनवायरमेंट, ये जो ऑक्सीजन है इसके इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है, इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो पोजीशन है वो इधर उधर शिफ्ट हो सकती है 1000 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, ठीक है ना। तो एक पीक आपको हमेशा ये मिलता है, और एक फेनिल अल्कोहल ईथर का ये जो, फिर आप बाकी की और चीजें भी देख सकते हो कि जैसे ये sp3 का CH स्ट्रेचिंग है जो आपको यहाँ पर 2800-2900 के बीच में मिलता है, और वो आपके यहाँ पर CH2 और CH3 के बीच में भी जो बेंडिंग है वो भी आप यहाँ पे जो हमारे पिछले वाले जो कंपाउंड्स थे उनके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं 1520 के आसपास है और ये 1400 के आसपास है, ठीक है। तो ये वाले पीक्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसी तरह से ये तो एलिफेटिक ईथर है, आपके पास में क्या हो सकता है, एरोमेटिक ईथर भी हो सकता है, मतलब ये जो ROR है उसमें एक R जो है वो कैसा है, एल्किल ग्रुप है, और दूसरा R जो है वो एरिल ग्रुप है, बेंजीन यहाँ जुड़ा हो सकता है। तो आप उसको देख लो, अब इन दोनों को आप कंपेयर कर लो, जो CO स्ट्रेचिंग है वो CO स्ट्रेचिंग आपकी वही सेम आएगी 1000 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स पर। हालांकि बोलते इसको उल्टा है 1300 से 1000, क्योंकि वो वैल्यू जो है उस तरह से बढ़ती है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। दूसरा आप क्या देखोगे, दूसरा आप देखोगे क्योंकि इसके अंदर जो ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन आ गई, अब बेंजीन आ गई तो बेंजीन में आपको पता है कि जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ये बॉन्ड्स हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इनमें भी क्या है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस समय ये डबल बॉन्ड है, तो उस समय ये डबल बॉन्ड है, ये तो जो पहले सिंगल था वो इसमें डबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन जो है उसके बीच में डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड का जो स्ट्रेचिंग आएगा वो आपको यहाँ पर ये दो पीक्स आपको मिल जाएंगी, जो 1600 पर और एक 1425 के आसपास आती है, 1450 के आसपास आती है, ठीक है ना। तो वो पीक्स आपकी यहाँ पर अवेलेबल है, जिससे आप पता लगा लोगे कि हाँ साहब इसके अंदर जो एरोमेटिक CH जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है, और साथ में ये स्ट्रेचिंग आपको यहाँ देखने को मिल रही है sp3CH की और ये sp2CH की, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं उससे आप इजीली पता लगा सकते हो। दूसरा, फिर हमने कल एक और चीज बताई थी कि सबसे पहले जो हम स्टडी करते हैं वो देखते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसका जो स्ट्रेचिंग है, ये जो वो अगर है या नहीं, ठीक है ना। तो वो अगर प्रेजेंट होता है तो हम वहां पे तुरंत बता देते हैं कि हाँ साहब वो 1715 सेंटीमीटर इनवर्स जो है इस पर ये स्ट्रेचिंग आता है। अगर वो एनहाइड्राइड है, अगर वो एसिड क्लोराइड है, या वो ईस्टर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमाइड है, वो जहां पर भी होगा तो उसका पीक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला काम हमारा CO का देखने का है, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर CO प्रेजेंट है तो यहाँ पर OH लगा हुआ है, या यहाँ पर एनहाइड्राइड इसके लिए क्लोराइड लगा हुआ है, एनहाइड्राइड है तो OCO लगा हुआ है, ईस्टर है तो क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड है तो क्या लगा हुआ है, तो ये सारी चीजें हैं, तो उससे हम यहाँ पर आसानी से यहाँ पर एक उससे ही पता लगा सकते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि कब कौन सा ग्रुप वहां प्रेजेंट है तो किस पर वो एब्जॉर्प्शन देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ हमने लिए हुए हैं कि साहब ये एल्डिहाइड हमने ले लिया सबसे पहले। अब एल्डिहाइड की खास बात ये होती है कि एल्डिहाइड जो होता है उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये CHO होता है, ठीक है ना। तो ये जो CH स्ट्रेचिंग है जो एल्डिहाइड की वजह से है, अब ये CH स्ट्रेचिंग आपको मतलब देखने को मिलती है
कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये CH स्ट्रेचिंग आपको देखो यहाँ पे, ये एक आ रहा है हमें, ये देख रहे हो? ये करीब-करीब आपको 2800 के आसपास ये देखने को मिलता है, ठीक है ना? 2750 से 2850 के बीच में। और ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप का जो स्ट्रेचिंग है, ये जो स्ट्रेचिंग है CO का, वो आपको यहाँ पर 1750 के आसपास, 1715 के आसपास मिलता है, लेकिन क्योंकि ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में आप देखोगे कि 1725 में मिलता है, ये एल्डिहाइड, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे कुछ 1725 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह से इस CO का एक ओवरटोन भी हो सकता है। ओवरटोन्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना? ये आपकी वाइब्रेशनल लेवल है और ये 0 से 1 में जाता है, तो हमारा मेन एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और यहाँ से सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में जितने भी जाएंगे वो सब ओवरटोन्स हो जाएंगे। तो ये एक ओवरटोन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, सो और अगर ये लॉन्ग चेन है, जैसे हमने ये देखा कि CH2 6 टाइम्स ये है 6, तो एक लॉन्ग चेन हो गई। तो लॉन्ग चेन का भी एक ये जो 720 पर आपको एक पीक मिलता है, वीक पीक, वो भी हमें इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? सो इस तरह से हमने वो डबल बॉन्ड वाला जो एक एल्डिहाइड है वो ले लिया, एल्कीन वाला डबल, तो उस हिसाब से देख लो तो यहाँ पर हमें बाकी बैंड्स तो मिल ही रहे हैं, साथ में हमको इसको यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का ये जो एलिफेटिक कार्बन का ये जो स्ट्रेचिंग है वो आपको मिल जाएगा, और एक आपका जो sp2ch स्ट्रेचिंग है वो आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लोगे sp2ch स्ट्रेचिंग, और एक आप ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसका स्ट्रेचिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो ये स्ट्रेचिंग आप इस तरह से देख सकते हो। इसी एल्डिहाइड को हमने यहाँ पर कहाँ जोड़ा है? हमने इस बेंजीन वाले में देखा। तो बेंजीन वाले में जो CH स्ट्रेचिंग आएगा sp2 का, वो 3000 से ज्यादा पर आता है। तो ये आपको ये देखो, ये 3000 से ज्यादा पर एक स्ट्रेचिंग आपको ये वाला देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? और बाकी की जो आएंगी वो सब सेम आएंगी, और एरोमेटिक जो है वो अगर प्रेजेंट है तो एक स्ट्रेचिंग यहाँ पे दो बैंड्स एक्चुअली मिलते हैं, ठीक है ना? वो बैंड्स आप यहाँ पे देख लोगे 1450 से 1600 के बीच में दो बैंड्स मिलते हैं, और ज्यादातर क्या होता है, एक 1600 पे मिलता है, एक 1450 1475 है ना, इसके बीच में मिलता है। तो ये 1475 के करीब का है। इसी तरह से कीटोन हो सकते हैं हमारे पास में, जैसे एक हमने जो है कीटोन है वो हमने लिया हुआ है, तो इस कीटोन को भी आप देख सकते हो, सेम वही हिसाब, इसमें किस किस तरह के बॉन्ड्स बैंड्स प्रेजेंट है। तो कुल मिला के बात क्या है कि यहाँ पे चाहे हम कितने भी कंपाउंड्स ले लें बेटा, और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जब तक आप इनको करोगे नहीं, इनको थोड़ा सा समझोगे नहीं, और समझोगे भी क्या, इसको देखो, इसको लिखो एक जगह पर, और फिर उन लिख लिख करके उसको देखो कि अच्छा इसका ये वाला पीक यहाँ आ रहा है, ये वाला पीक यहाँ आ रहा है, फिर दूसरे को देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा अभी मैंने लिखा था कि कार्बोनिल का वो कहाँ आता है, या CH sp2 का स्ट्रेचिंग कहाँ आता है, या CH स्ट्रेचिंग जो sp3 है उसका कहाँ आता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो स्ट्रेचिंग है वो कहाँ आता है, बेंडिंग वाले जो हैं वो कहाँ आते हैं। तो इनको थोड़ा सा लिखोगे, समझोगे, देखोगे बहुत सारे इन कंपाउंड्स को, तो आपको आसानी से और चीजें समझ में आएंगी। यूं चाहे मैं आपको कितना भी बता लूं, लेकिन आप वो सब चीज भूल जाओगे, वो कोई वो नहीं है। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर ये सिखा दिया कि किस तरह से इस स्पेक्ट्रम को देखा जाता है, और मैंने ये जो स्पेक्ट्रम्स भी जो इधर उधर से कहीं से लिए हैं, वो इस तरह से आपके लिए लेकर के कोशिश की है कि जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कंपाउंड्स हैं, चाहे वो एल्डिहाइड्स हो, चाहे कीटोन्स हो, चाहे ईस्टर्स हो, चाहे एनहाइड्राइड्स हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो, चाहे एल्केन्स हो, चाहे एल्कीन्स हो, एल्काइंस हो, इन सबको लेकर के, और फिर वो इंडिविजुअल कंपाउंड कौन सा है उसका स्पेक्ट्रम यहाँ पर लेकर के दिखाया है, बताया है, ताकि उसको आप थोड़ा सा समझो, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो मैंने ये लेकर के रखे हुए हैं। तो इन कंपाउंड्स को मैं एक बार स्क्रीन पर आपके चला दे रहा हूँ, जिससे आप इन कंपाउंड्स को जब बाद में पढ़ो, उस टेबल के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करना कि ये जो पीक्स हैं वो वाकई वहां पर आ रही हैं या नहीं आ रही। तो मैंने आपको यहाँ पे मेजर रूप से बहुत सारी चीजें जो बताई हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा आएगी, ठीक है? तो
ये हमारा जो है वो किसके लिए है, वो एमाइड के लिए। देखो CONH2 अगर है तो यहाँ पे NS स्ट्रेचिंग जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है ना। ये NS और NH का जो बेंडिंग है, स्ट्रेच और बैंड, ये दो होते हैं अलग अलग जो मैंने आपको बताए थे। तो बेंडिंग का भी एक पीक आपको यहाँ पर मिलता है। और इसी तरह से ये भी आपका ये भी एमाइड है, ठीक है ना। और इस तरह से ये जो है ये आपका एसिटिल क्लोराइड है। तो हमने एसिटिल, अगर ये जो कार्बोनिल ग्रुप आपके पास में प्रेजेंट है और इस तरफ क्या हो, अगर कोई हेलोजन है तो हमने हेलोजन में Cl काम में लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक जो Cl का जो स्ट्रेचिंग मिलेगा, कार्बन और क्लोरीन का जो स्ट्रेचिंग है वो 600 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलता है करीब करीब, है ना। तो ये देखो ये 600 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक पीक आपको मिल रहा है। बाकी ये आपको 1400-1500 पर, सॉरी 1700-1800 के बीच में मिलेगा, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पर ये बताया हुआ है। और इस तरह से हमने ये एक एरोमेटिक जो जो क्लोराइड है, ठीक है ना, वो लिया हुआ है। और ये एनहाइड्राइड है जिसमें हम C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप है ये एनहाइड्राइड ग्रुप है, ये जहां प्रेजेंट होता है। तो देखो इसमें दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, CO ग्रुप ये भी है और ये CO ग्रुप ये भी है। तो यहाँ ये CO ग्रुप के लिए जो पेयर है, तो ये दो बैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं एनहाइड्राइड के लिए। और जो CO ग्रुप है उसका भी आपको, जैसा मैंने बताया था कि 1000 से 1300 के बीच में एक पीक मिलता है। तो ये जो CO स्ट्रेचिंग है वो भी एक पीक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पेयर मिल रहा है जिससे आप तुरंत पता लगा लोगे कि हाँ अरे ये तो एनहाइड्राइड है, ठीक है ना। इस तरह से ये एमीन्स के लिए हमने लिया हुआ है, एमीन्स जो RNH2 होते हैं, है ना, तो उसके लिए हमने यहाँ लिया है। ये सेकेंडरी एमीन है, ये टर्शरी एमीन है ना, ये एरोमेटिक एमीन है। तो ये एरोमेटिक एमीन के लिए हमने लिया हुआ है। तो इस तरह से ये हमने नाइट्राइल के लिए लिया हुआ है, जो C डबल बॉन्ड कार्बन होता है, CN ग्रुप, साइनाइड ग्रुप जो होता है उसके लिए। ये एरोमेटिक साइनाइड ग्रुप जो है उसके लिए लिया हुआ है। और ये साइनेट जो ग्रुप है उसके लिए। तो ऐसे करके ये हमने नाइट्रो के लिए भी एक लिया हुआ है कंपाउंड। तो ये मेरे को नाइट्रो के लिए भी था कि नाइट्रो भी आप देखो, तो मैंने उसमें स्ट्रेचिंग जब हमने पढ़ाई थी, वो जो कोरिलेशन टेबल थी उसमें भी हमने नाइट्रो का जिक्र किया था। ऐसे सल्फर वाले भी हो सकते हैं, फास्फोरस वाले भी कुछ कंपाउंड्स हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ रेयर कंपाउंड्स हैं, बहुत कम मिलते हैं, तो उनको हम उतना ज्यादा नहीं देखते। फिलहाल जो आज आपके लिए जो चीजें जरूरी हैं वो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपके लिए जरूरी ये है कि आप इस टेबल को, ये जो टेबल है इस टेबल को आप अच्छे से समझो, एक एक करके इसको पढ़ो। बेशक आपको इसमें चाहे 10 दिन लग जाए, कि एक दिन में सिर्फ आप किसी एक को डिसाइड कर लो कि आज मैं सिर्फ ये जो एल्केन एल्केन की जो CH स्ट्रेचिंग है इसके बारे में पढ़ूंगा, है ना। इनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई आप खुद कर लो कि देखो मेरे को कब कौन सा पढ़ना है। तो आप इसको अगर 10 दिन में डिवाइड कर लेते हो तो एक एक दिन में एक एक दो दो ही आएंगी, और वो आपको आसानी से तुरंत याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपना एक वो बनाओ कि रोज मेरे को कौन सी वाली जो वाइब्रेशन है उसका कौन सी फ्रीक्वेंसी पर उसका बैंड आने वाला है वो मुझे पढ़ना है। तो ऐसे करके 8-10 दिन में आप इसको आसानी से बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो। फिर क्या करना, फिर ये जितने भी हमारे पास में ये जो हमने स्टडी किए हैं इन सबको देखना, ठीक है। और अगर आपके पास में ये तभी भी अवेलेबल नहीं हो तो आप मुझे बताना, मैं फिर कोशिश करूंगा कि इनको यहाँ से मैं लेकर के फिर आपके पास में सेंड करूं, ठीक है। बाकी आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको देख सकते हो और कर सकते हो। लेकिन सबसे पहला काम बस यही है कि आपको ये टेबल जो है वो लर्न करनी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। सिर्फ जो एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है कि साहब आप इसको कैसे अप्लाई करो, वो आपके लिए रहता है, और वो आप तभी समझ पाओगे। मैंने अपनी तरफ से जो मैं बता सकता था जितना, क्योंकि मुझे भी बाद में बहुत सारे ग्राफ्स को जो मैं बता रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को उतना पता नहीं चल रहा है ना कि कौन सा स्ट्रेचिंग कहां पर। वो इसलिए क्योंकि आपको ये चीज लर्न होनी चाहिए, तभी आप उसको पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहला काम ये करो, उसके बाद में उनकी प्रैक्टिस करना। क्लियर?